हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। आपके बुक में बहुत बड़े मैथमेटिशियन लाप्लेस जो थे उनका कुछ कोट लिखा हुआ है, एनालिसिस एंड नेचुरल फिलोसफी owe their most important discoveries to this fruitful means which is called induction. Newton was indebted for it for his theorem of the binomial and the principle of universal gravity, ठीक है। यहाँ पे लाप्लेस ने बहुत सारी बातें बता दी हैं, ठीक है। एक्चुअली नेचुरल फिलॉसफी जो है वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी के कई जो टॉपिक्स है वो आते हैं, ठीक है। नेचर की जो फिलॉसफी है उसको हम नेचुरल फिलॉसफी कहते हैं, ठीक है। तो फिलोसोफर जो होते हैं वो कुछ रीजन्स फाइंड करते हैं, कुछ लॉजिकल रीजन फाइंड करते हैं, कुछ लॉजिक को प्रूव करते हैं यूजिंग सम कंजेक्चर्स एंड आर्गुमेंट, ठीक है। कुछ बातें जो होती हैं हम उनको सच मानते हैं, ठीक है, और फिर उन बहुत सारी सच होने वाली बातों को मिला करके हम एक सर्टेन किसी स्टेटमेंट को राइट या रॉन्ग प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को रीजनिंग कहा जाता है, और रीजनिंग जो है वो उससे कई मेथड्स हैं, उन्हीं में से रीजनिंग को दो तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग, ठीक है, दो तरह के हैं, एक है डिडक्टिव और दूसरा है इंडक्टिव। डिडक्टिव रीजनिंग भी होता है और इंडक्टिव रीजनिंग भी होता है, ठीक है। मतलब हम किसी चीज़ के या सर्टेन कॉज और उसके इफेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कोई घटना घटती है, ठीक है, और उसकी वजह से कुछ और होता है, ठीक है। तो एक होता है कॉज और दूसरा होता है उसका इफेक्ट, ठीक है। तो हम कॉज, यूजिंग कॉज एंड इफेक्ट हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एक बॉल है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे रखा हुआ था, धागा ऐसे में बंधा हुआ था, आपने धागा यहाँ से काट दिया, ठीक है। धागे के कटने के बाद आप देखते हैं कि ये नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये कॉज हो गया और उसका इफेक्ट आपको दिखाई देता है उसके बाद, ठीक है। तो कॉज और इफेक्ट जो है वो हमेशा एक दूसरे के सक्सेशन में रहते हैं। मतलब इफेक्ट जो है वो नॉर्मली क्या है, कॉज के बाद में आता है, ठीक है। वैसे इसको कई लोग कंजेक्चर मानते हैं कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। और ऐसा भी है कि इफेक्ट पहले आ सकता है, कॉज जो है वो बाद में आएगा। पहले इफेक्ट हो जाएगा, बाद में उसका कॉज आएगा। दिस इज पॉसिबल इन फिजिक्स, ठीक है। लेकिन उतना हम नहीं जा रहे हैं फिजिक्स में कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है। अभी आप जान लीजिए कि रीजनिंग जो है, ठीक है, कोई भी जो मैथमेटिकल रीजनिंग की बात कहाँ पे की जा रही है, ठीक है। इसको फिजिक्स में भी यूज किया जाता है टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ नेचर। यहाँ पहले ही लिखा हुआ है कि विच इज कॉल्ड इंडक्शन। न्यूटन वाज इंडेप्टेड टू इट फॉर हिज थ्योरम ऑफ द बाइनोमियल एंड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। तो न्यूटन के कई बहुत सारा काम है न्यूटन का। उन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया था, और उन्होंने बाइनोमियल थ्योरम जो कि आपको पढ़ना है 11th क्लास में, ठीक है, वो उसके बारे में भी बताया था, और प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी के बारे में बताया था। बाइनोमियल थ्योरम लोग आने वाले चैप्टर्स में करेंगे, अभी हम उसके बाद में करेंगे उसको, ठीक है। सो इन सब में उन्होंने इंडक्शन को यूज किया था। तो अभी देखते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग क्या है। इसके बारे में एक एग्जांपल आपके बुक में ही दिया हुआ है, ठीक है, हम उसी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ और भी एग्जांपल दे दूंगा। जैसे बहुत बड़े फिलोसोफर थे सोक्रेट्स, ठीक है, हिंदी में इनको सुकरात भी कहा जाता है। सो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। हम लोग डिडक्टिव रीजनिंग देख रहे हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। मान लेते हैं कि सोक्रेट्स के बारे में कुछ जो स्टेटमेंट दिए गए पहले उनको लिख लें। पहला स्टेटमेंट क्या है, सोक्रेट्स, कुछ लोग सोक्रेटिस भी कहते हैं, कई लोग कई तरीके से प्रोनाउंस करते हैं।
सोक्रेटिस भी बोलते हैं, कुछ लोग सोक्रेट्स बोलते हैं, कई लोग कई तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, सोक्रेट्स प्रोनाउंस किया जाता है, ज्यादातर लोग सोक्रेट्स बोलते हैं, कुछ लोग सोक्रेटिस भी बोलते हैं, कुछ फॉरेन के लोग जो है इसको सोक्रेटिस भी बोलते हैं, और इंडियन लोग हिंदी में सुकरात कहते हैं। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में सुनाई दे नाम तो आप समझ लें कि तीनों उसी व्यक्ति के नाम है। ठीक है, फिलोसोफर थे और बहुत फेमस था, वो सच मतलब ट्रूथ को फैलाना चाहते थे, लेकिन कई लोगों को इनकी बातें पसंद नहीं थी, तो सोक्रेट्स को जहर दे दिया गया था। कहा गया था कि या तो आप हमारी बात मान लें, ठीक है, जो इम्पेरर है उसकी बात मान लें, अगर आप अपनी बात मानना चाहते हैं तो आप जहर का प्याला पी लीजिए। ठीक है, तो उन्होंने जहर पी लिया था, वो झूठ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, वो उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो फिलॉसफी थी, वो उस पर अडिग रहे। ठीक है, और बहुत रेस्पेक्ट मिलता है, बहुत बड़े फिलोसफर्स में सोक्रेट का नाम है। ठीक है, तो जस्ट फॉर रेस्पेक्ट देने के लिए नाम यूज किया जा रहा है। तो सोक्रेट्स इज अ मैन। ठीक है, और बी स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि ऑल मेन आर मॉर्टल, ऑल मेन आर मॉर्टल। मॉर्टल, सोक्रेट्स एक आदमी है, मनुष्य है, आप जो कहना चाह सकते हो। ठीक है, मैन का मतलब यहाँ पे मनुष्य हो गया। ठीक है, सोक्रेट्स एक आदमी है। ठीक है, ऐसा नहीं लिखेंगे, सोक्रेट एक मनुष्य है, एंड ऑल मेन आर मॉर्टल। ठीक है, जो इंसान है, सोक्रेट एक इंसान है, और सारे जो इंसान है वो मरणशील है। मॉर्टल मतलब मरणशील, जो मरता है। ठीक है, सब हमेशा के लिए तो कुछ जीने के लिए यहाँ तो आया नहीं है, एक न दिन तो डेथ होता ही है। तो ऑल मेन आर मॉर्टल, दोनों बातें सच हैं। सोक्रेट एक आदमी थे हिस्ट्री में, और ऑल मेन आर मॉर्टल, ये दोनों बातें सच हैं। अगर इन दोनों बातों से हम एक तीसरा स्टेटमेंट लिख दें कि सोक्रेट्स इज मॉर्टल, या सोक्रेट वाज मॉर्टल, या इज मॉर्टल। सोक्रेट इज ए मैन, ऑल मेन आर मॉर्टल, सो सोक्रेट इज मॉर्टल। अगर हर आदमी मर सकता है तो सोक्रेट भी अगर एक आदमी है तो मरेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव मतलब कम कर देना, जो चीज बहुत सारे लोगों पे अप्लाई होता है, बहुत सारे केसेस पे अप्लाई होगा, वह एक स्पेशल केस पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, जब सारे लोग व्यक्ति मरेंगे, ठीक है, तो सोक्रेट भी एक आदमी है, तो कोई स्पेशल ये मतलब सबके लिए जो बात वैलिड, वो सोक्रेट्स के लिए भी वैलिड होगा। ठीक है, तो जो रीजनिंग सब पे एप्लीकेबल है वो एक पर्टिकुलर केस पे भी एप्लीकेबल रहेगा। ये है डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, हमने डिडक्टिव देखा, अब मैं आपको इंडक्टिव रीजनिंग बता रहा हूँ। ठीक है, इसका उल्टा देखते हैं। जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, सोक्रेट्स इज ए मैन। ठीक है, पहला स्टेटमेंट मैं वही लिखता हूँ, सोक्रेट्स इज ए मैन। दूसरा, सोक्रेट्स इज मॉर्टल। सोक्रेट जो थे वो उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, सोक्रेट मरणशील थे। तो तीसरा स्टेटमेंट हम ये कह सकते हैं कि ऑल मेन आर मॉर्टल। मतलब सोक्रेट इज ए मैन, सोक्रेट एक आदमी है। ठीक है, सोक्रेट मॉर्टल है। ठीक है, सोक्रेट का डेथ होगा, इससे ये हम कंक्लूड कर लें कि सारे लोगों का डेथ हो जाएगा। ठीक है, ये आप ये कंक्लूड करोगे ऐसा देख करके। एक आदमी के दो आंख, एक किसी पर्सन के दो आंख होते हैं, इसलिए दुनिया में जितने भी लोग होंगे सबके दो आंख होंगे। क्या ये इस स्टेटमेंट में कोई गलती है? अगर गलती तब होगी जब आपको कोई एक्सेप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सोक्रेट एक आदमी है, आप मानते हो, सोक्रेट मॉर्टल है, हमने उस आदमी पे टेस्टिंग करके देखा, हाँ भाई सोक्रेट की मृत्यु हो जाती है एक दिन। ठीक है, यानी कि ये आदमी जो टेस्ट है, सब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर जो चीज लागू होता है वो सब पे लागू हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और बता रहा हूँ, वो लागू नहीं होगा। मैं अपने बारे में कहता हूँ। ठीक है, आई एम ए मैन। ठीक है, आई हैव 5 fingers in my hand, so all men will have 5 fingers in his hand। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, लेकिन हम कुछ एक्सेप्शन पाते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक सेलिब्रिटी ऋतिक रोशन। ठीक है,
ऋतिक रोशन के हाथों में 6 उंगलियां हैं, कुछ डिफॉर्मेशन है जिसकी वजह से उनकी 6 उंगलियां हैं। तो अब एक स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि ऋतिक रोशन इज ए मैन, ठीक है, ऋतिक रोशन हैज 6 फिंगर्स, सो ऑल मेन विल हैव 6 फिंगर्स। आपको मालूम है कि गलत है। तो हम देख सकते हैं कि कई बार सेलेक्टिवली कुछ स्टेटमेंट जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर केस पे जो लागू होता है वो सब पे लागू हो जाता है, ठीक है। मतलब एक ब्रॉडर ग्रुप पे जो चीज लागू होता है वो एक पर्टिकुलर एक ग्रुप पे भी लागू हो सकता है। और दूसरी चीज ये कि एक पर्टिकुलर पर्सन पे लागू हो रहा है या पर्टिकुलर केस पे वो एप्लीकेबल है, वो बहुत सारे केसेस पे एप्लीकेबल हो जाए, ठीक है। जब इधर से उधर जाते हैं हम तो ये कहलाता है इंडक्शन, ये है इंडक्शन। और जब बहुत सारे से आप एक सिंगल केस पे आते हैं तो वो कहलाता है डिडक्शन, ठीक है। तो ये रीजनिंग के 2 तरीके हैं, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। जो चीज बहुत सारे केसेस पे एप्लीकेबल है, ट्रू है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर उसमें से एक उसका जो सबसेट है उस पर भी ट्रू होगा, ठीक है। एक सेट है, ठीक है, और उसका जो एलिमेंट जो पूरे सेट पे ट्रू है वो उसके एक एलिमेंट पे भी ट्रू होगा, ठीक है। और हम ये कह दें कि एक सेट के किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है, पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो उस सेट के क्या सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम कई बार इन दोनों रीजनिंग को यूज करते हैं। कभी कोई रीजनिंग सही हो सकता है, कोई गलत हो सकता है इन डिफरेंट केसेस। जैसे ऋतिक रोशन वाले केस में ये स्टेटमेंट गलत होगा, लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे हाथ में 5 ही उंगलियां हैं, तो वो एक आदमी पे जो एप्लीकेबल हो सब पे एप्लीकेबल। मैं और एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि आप चावल पका रहे हो, ठीक है, आपके पास एक कंटेनर है जिसमें कि आपने पानी भर दिया, उसमें चावल डाल दिए, प्रेशर कुकर है, ठीक है, या जहाँ भी बना रहे हैं, इसको आप हीट करते हैं, ठीक है। ये चावल पक गया ये पता करने के लिए क्या हर चावल को निकाल के देखने की जरूरत है? अगर हम सिर्फ एक चावल निकाल के टेस्ट कर ले कि हाँ ये चावल सही हो गया है, यानी कि पूरा चावल पक गया होगा। तो अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर केस को देखा और मान लिया कि ये केस जो सब पे एप्लीकेबल है, तो ये क्या हो गया? इंडक्टिव रीजनिंग हो गया, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर केस को सब सारे केसेस पे ट्रू मान लेना एक इंडक्टिव रीजनिंग है। और डिडक्टिव रीजनिंग क्या है कि अगर सब पे एप्लीकेबल है तो एक पर्टिकुलर केस पे भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से मैंने आपको ये बताया ये डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, ठीक है। इसका यूज क्या है अब हम लोग देखते हैं। हम लोग बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये 1 क्लास में अभी में ही हम लोग ये चैप्टर फिनिश कर सकते हैं। और एक क्लास अगर आप क्वेश्चन वगैरह करोगे तो एक क्लास की जरूरत होगी। अब जब आप 12th क्लास में जाएंगे, ठीक है, तो 12th क्लास में आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ा जाएगा। मैट्रिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे और आते रहे, ठीक है, जिसमें आपको इंडक्शन लगाना होता है, ठीक है। तो यानी कि इंडक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो 11th में तो यूज हो ही रहा है, 12th क्लास में भी यूज होगा। फिजिक्स में इसका यूज होने वाला है, ठीक है। आप बहुत जगह फिजिक्स में इंडक्शन को आप यूज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे एक एग्जांपल से समझते हैं इंडक्शन को कैसे यूज करते हैं। अब मुझे एक चीज और याद आ रहा है। तो हम लोग छोटे थे जब बचपन में, तो हमारे आसपास में कई नए मकान बन रहे थे, ठीक है, और वहाँ पे ईंट वगैरह कई सारे वो ट्रैक्टर और ट्रक में आया करते थे, ठीक है। हम बच्चे जब थे बहुत छोटे छोटे, हम लोग सब दोस्त लोग क्या करते थे कि अपनी कॉलोनी में जो ईंट होती थी, ईंट को ऐसे लगा देते थे, ठीक है। ये एग्जांपल एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग ये नहीं सोचते थे कि यहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग ये किया करते थे। और ये काफ़ी यूट्यूब पर भी कई लोग जो है इस तरह के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आपको ईंटों को ऐसे लगा के छोड़ देना है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ईंट जो है वो खड़े रखने हैं। और आपको फिर करना क्या है, एक ईंट को ऐसे इसको पुश करना है, तो ये गिरेगा। जब ये गिरेगा तो उससे वो गिरेगा, उससे वो गिरेगा, उससे वो गिरेगा, और ये गिरता चला जाएगा, ठीक है। इसको डोमिनो भी कहते हैं, ठीक है, डोमिनोज। इस तरह के बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि एक बॉल गिरता है, फिर वो उसकी वजह से कोई चीज़ स्केल पे गिरता है, फिर वो धागा उससे खींचता है तो उससे एक और पानी गिर जाता है। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक चेन होता है। कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जब फेस्ट वगैरह होते हैं, टेक फेस्ट जिसको कहते हैं,
वहाँ पर कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस से स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं, और ये डोमिनोज वाले में काफ़ी बड़े एरिया में ये लोग करते हैं। ठीक है, जापानीज लोग और कुछ चाइनीज लोग भी बड़े एक्सपर्ट हैं डोमिनोज बनाने में। ठीक है, हाँ मतलब वो ज़्यादा ही एक्सपर्ट हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डोमिनोज बना सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंपलेस्ट डोमिनो की बात कर रहे हैं। ये जो ईंट है इसके नंबर हम लगा देते हैं, इसका रोल नंबर है, पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। फर्स्ट वाला गिरेगा, फिर सेकंड वाला थर्ड को गिराएगा, थर्ड वाला फोर्थ को गिराएगा। ऐसे करते करते ये मान लेते हैं कि ये n ईंट है। ठीक है, ये n नंबर पे ईंट है। इसके बाद आगे आ जाएगा n+1 वाला आएगा, फिर इसके बाद n+2 वाला भी आ सकता है। ठीक है, आगे हम लोग अभी n तक की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ठीक है, यहाँ पर आखिर इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो मैथ्स में कैसे आएगा भाई? ठीक है, मैथ्स में कैसे आने वाला इंडक्टिव रीजनिंग वो हम देखने वाले हैं। देखो क्वेश्चन ये है कि हम ये पता करना चाहते हैं कि n नंबर वाला जो ईंट है वो अभी गिर गया है या बचा हुआ है, क्या वो गिरा कि नहीं गिरा, ये हम पता लगाना चाहते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, हम जाके देख लेंगे कि हाँ ये गिर गया कि नहीं गिर गया। ठीक है, लेकिन इसी बात को हम अगर लॉजिक के थ्रू लिखना चाहते हैं, ठीक है, लॉजिक के थ्रू लिखना चाहते हैं, तो वैसे लॉजिक अपने आप में एक सब्जेक्ट है। अभी कुछ साल पहले 12th क्लास से लॉजिक का सिलेबस हटा दिया गया CBSE बोर्ड में। नहीं तो जैसे आप लोग मैथ्स लेके पढ़ते थे, साइंस लेके, बायो लेके पढ़ते हैं, वैसे लॉजिक लेके भी पढ़ते थे, लेकिन अभी कुछ समय पहले लॉजिक का सब्जेक्ट रिमूव कर दिया गया है। बहुत कम लोग ऑप्ट कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ स्टेट बोर्ड में अभी भी लॉजिक है, जो फिर हायर क्लासेस में फिलॉसफी पढ़ते हैं लोग। ठीक है, सो मुझे देखना ये कि हमारा n नंबर वाला जो ईंट है वो गिरा है कि नहीं गिरा है। तो इसको हम लोग लॉजिकली कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के कुछ तरीके बनाए गए। हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका? 10th क्लास तक आपने एपी पढ़ रखा है, ठीक है, इसलिए आप इसको एपी सोच रहे हो। ठीक है, आप इसको एपी मान के चल रहे हो कि एपी जैसा दिखता है। एपी जो है वो एक बहुत छोटी सी चीज़ है। ठीक है, इंडक्शन इज ए वेरी वेरी बिगर सब्जेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, इंडक्शन के अंदर में ये एपी आता है, समझ में आया? इंडक्शन का जो आप कर सकते हो, ये ब्रांच इतना बड़ा है मैथमेटिक्स का कि आधा मैथमेटिक्स इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बड़ा ब्रांच है। सेट थ्योरी भी बहुत बड़ा ब्रांच है। अगर देखने का नजरिया है कि हम मैथमेटिक्स को कैसे देख रहे हैं। ठीक है, जब आपने नहीं देख, आपको कभी भी इंडक्टिव रीजनिंग नहीं मिला था तो आप नहीं सोचते थे, लेकिन जब आप इंडक्टिव रीजनिंग को समझ जाएंगे तो आपको हर जगह इंडक्टिव रीजनिंग दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, फिर आपको a+b के होल स्क्वायर में भी दिखाई देगा। जैसे आपको AP में दिख रहा है ना, वैसे a+b के होल स्क्वायर में भी दिखने लग जाएगा। ठीक है, सो अब लोग बात करते हैं आगे। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि n वाला ईंट गिरा है कि नहीं गिरा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, जब भी गिराने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ से एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, वही गिराएगा, ऐसा नहीं कि बीच से कोई गिरा देगा। ठीक है, ये एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कि या जहां से भी गिराया जाएगा उसको नंबर 1 ईंट बोलेंगे हम। अगर कोई यहाँ बीच से गिराने लग जाएगा तो हम उसको नंबर 1 वाला बोलेंगे, फिर इसको हटा देंगे, अपने सिस्टम से ही हटा देंगे। ठीक है, जो पहला वाला ईंट है उसको हम लोग नंबर 1 करें। तो अगर ये गिरेगा, ठीक है, और हमेशा लेफ्ट से ही गिराएंगे, ठीक है, तो पहला वाला अगर नहीं गिरा है तो n वाला कैसे गिरेगा? तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट नंबर 1, जिसको हम लोग P1 कहते हैं। ठीक है, आप जोक्स लिखते हैं ना, जैसे सेंटा लिखते हैं, सेंटा ने कुछ कहा, फिर बंटा ने कुछ कहा। ठीक है, ये कोलॉन जो लगाते हैं ना, बिल्कुल सेम है। सेंटा का स्टेटमेंट यहाँ लिखते हैं, राम अगर कुछ कह रहा है तो राम का स्टेटमेंट लिखेंगे, सीता कुछ कह रही है तो सीता का स्टेटमेंट लिखेंगे, बिल्कुल सेम है। वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, स्टेटमेंट लिख रहे हैं। कुछ बच्चे इसको इक्वल टू लिखना शुरू कर देते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। P1, P स्टैंड फॉर सम स्टेटमेंट। ठीक है, P1 इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, P1 क्या है? स्टेटमेंट है कि पहला वाला गिरा है कि नहीं गिरा है। आपको P1 स्टेटमेंट चेक करना है कि फर्स्ट वाला गिरा है कि नहीं गिरा। भाई गिर गया है तो मैंने टिक कर दिया, या इसको मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा कि हाँ भाई गिर गया, फर्स्ट वाला गिरा है। उसके बाद हम चेक करेंगे बीच में कोई एक हम कंसीडर करेंगे, बीच में कोई एक लेंगे k नंबर पर, जैसे 5वें नंबर पे वो kवें नंबर पर होगा, kth नंबर में वो आएगा kth। ठीक है, सो हम देखेंगे कि pk
k नंबर पे जो आता है ईंट वो गिरा कि नहीं गिरा। अगर ये गिर गया, अगर ये ट्रू नहीं है, पहला वाला ही नहीं गिरा तो आखिरी वाला कैसे गिरेगा, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, आगे कैरी नहीं करना है। ठीक है, k नंबर वाला ईंट गिरा है कि नहीं गिरा, अगर ये गिर गया तो हम लिखेंगे हाँ ट्रू। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक आदमी का चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया, हम सबको नहीं चेक कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर k वाले को चेक करेंगे। वी आर चेकिंग ओनली ए फ्यू नॉट ऑल। हम सबको चेक करके कोई रीजनिंग नहीं देने वाले, हम कुछ सर्टेन इसमें से सेलेक्टिव चेक करेंगे। जैसे आप कुकर में जो चावल है उस हर चावल के दाने को निकालेंगे, आप बताएंगे कि हाँ इस कुकर में मतलब 25,636 दाने थे एंड हम लोगों ने चेक किया कि इसमें से 24,000 दाने पके हुए थे, सो भी हम मान रहे हैं कि ये कुकर जो है उसमें चावल जो है पक गया है। ऐसा थोड़ी करते हैं, हम कोई भी एक दाना निकाल के चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 5 दाने निकाल के चेक किए, 3 दाने निकाल करके चेक कर लिए, ऊपर से, मिडिल से, नीचे से। ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं, पहला वाला निकाले कि मिडिल वाला निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक तीसरा और चेक करना पड़ता है, वो क्या है k+1th वाले का। ठीक है, इसके जस्ट बाद वाला जो आएगा यहाँ पर जो रहा हुआ, इसके जस्ट बगल वाला ये k+1 नंबर पे होगा। k वाला गिर गया है, हाँ ट्रू है, और उसके बाद k+1 वाला भी गिर गया, अगर ट्रू हो गया है। ठीक है, तो इन तीनों, अगर ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, देन इससे कंक्लूड हम कर सकते हैं कि ये जो nth वाला है, nth brick has fallen। ठीक है, वैसे आपको ये लॉजिकल नहीं लग रहा है कि जो कि हम लोग जो ये कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है नहीं है, आपको समझाने के लिए ये ब्रिक वाला एग्जांपल लिया गया है। ठीक है, एग्जांपल ब्रिक वाले से हम आपको मैथमेटिक्स समझाने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, कि अगर पहला वाला गिर गया है, ठीक है, k नंबर का गिर गया है और k+1 नंबर का गिर गया है, तो सब गिर गया है, आखिरी वाला n वाला भी गिर जाएगा, n+1 वाला भी गिर जाएगा, उसके आगे भी है तो भी गिर जाएगा। आखिर ऐसा कैसे? ठीक है, ठीक है, तो आपको ये ईंट वाले से समझना है, ऐसा नहीं कि आप इस चीज को ईंट वाले पे अप्लाई करने लग जाओगे। हो सकता है ये k नंबर पे गिर जाए, k+1 वाला नहीं गिरे। ठीक है, लेकिन अगर इन सब के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम शुड बी लेस देन द हाइट ऑफ द ब्रिक, तो ये हमने मेंटेन कर रखा है कि इसके हाइट से ये डिस्टेंस हमेशा कम होगा। तो k वाला गिरेगा तो k+1 वाला भी गिर ही जाएगा। ठीक है, तो हम ईंट वाले के प्रॉब्लम से थोड़ा बाहर आते हैं, अब हम लोग इसको मैथमेटिक्स पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो हम लोग नेचुरल नंबर के समेशन पे करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, और आपको कोई भी चीज प्रूव करना है तो इसको यूज करके प्रूव कर सकते हो। ठीक है, इवन अगर ये क्लास 10th में भी सिखा दिया जाए तो इसको आराम से लोग यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, हम लोग एपी अभी नहीं देख रहे हैं, हम लोग अभी सम ऑफ द वन नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 अप टू आपको nth टर्म करना है। ठीक है, आप nth टर्म तक करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो n × n+1/2 आता है। ठीक है, आपको मालूम है कि ये एक्चुअली क्या है, एपी है, 10th क्लास में पढ़े हैं कि एपी, इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, इसको घटाएंगे 1 आएगा, इसको घटाएंगे, सो कॉमन डिफरेंस d = 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म a = 1 है। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d। ये 10th क्लास में आपने एपी में पढ़ रखा है। ठीक है, हम लोग जब पढ़ते थे तो 10th क्लास में एपी नहीं आता था, 11th क्लास से ही एपी होता था, लेकिन आपके टाइम पे 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। ठीक है, सो n कितना है, n तो n ही है, n/2 डाल देंगे, 2 × a कितना है, 1 है, a is 1। ठीक है, प्लस n-1 × d is also 1, तो आप इसको लिखेंगे n/2 × 2 + n-1। ठीक है, सो ये n/2 × n+1। ठीक है, तो ये यूजिंग सम फार्मूला। ठीक है,
आपके पास एक पहले से ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपने पता कर लिया कि भाई ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है। इसमें n इक्वल टू आप रहने दें a और d की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये AP बन जाएगा, ठीक है। सो आपको ये n इंटू एन प्लस 1/2 दे देगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास कोई भी फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे। सो इंडक्शन आपको वो फैसिलिटी देता है, मैथमेटिकल इंडक्शन वो आपको वो फैसिलिटी देता है कि विदाउट एनी फॉर्मूला आप प्रूव कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। अगर आपके पास रिजल्ट पहले से ही है, ठीक है, तो ये रिजल्ट सही है कि नहीं हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग इंडक्शन, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे ये होता है। तो हम लिखेंगे पहला स्टेटमेंट, ये ईंट की तरह आप लोगे, ये पहला ईंट है, दूसरा ईंट है, तीसरा ईंट है, ठीक है। इस तरीके से आप चाहें तो सोच सकते हैं, ठीक है। तो मैं P1 स्टेटमेंट देख रहा हूं कि पहला वाला जो ईंट है वो गिरा है कि नहीं गिरा है। तो अगर हम एक ही टर्म ले, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें अगर हम n नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं, सो दिस इज द फॉर्मूला, वी डोंट नो दैट दिस फॉर्मूला इज राइट और रॉन्ग। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ये एक्चुअली राइट है या नहीं है, ठीक है। रॉन्ग होगा तो पता चल जाएगा, और राइट होगा तो पता चल जाएगा। तो इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स, अगर सिर्फ एक ही टर्म होता, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, 1 इज इक्वल टू n के बदले क्या डालते हैं, 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1/2 लिखते हैं, ठीक है। और आप चेक करके देखो, ये 2/2 हो गया, 1 इक्वल टू 1 आ रहा है। अगर हम लोग 3 टर्म लेते, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यहाँ पे क्या डालते, 3 इंटू 3 प्लस 1/2। अगर n है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, सो यू आर पुटिंग हियर 3n। अगर 3 टर्म्स है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। और अगर सिर्फ एक ही टर्म है, तो 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। तो वही मैं लिख रहा हूँ, P1 क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 लिख देंगे, इज इक्वल टू उधर डालेंगे 1 इंटू 1 प्लस 1/2। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं, सो दिस इज ट्रू। दोनों साइड 1 आ गया तो ट्रू हो गया। अगर ट्रू हो गया है तो अब हम लोग स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। यहाँ इक्वल टू नहीं, मैं खुद ही बता रहा था, मैं खुद ही गलत लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको कॉलन देना है, और उसके बाद हम लोग PK स्टेटमेंट लिखेंगे, PK दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे। ये कोई मैथमेटिकल स्टेप नहीं है, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। कई काम जो होते हैं ना, वो फॉर्मेलिटी के बेसिस पे भी करते हैं। आपको मालूम है कि एप्लीकेशन जो स्कूल का प्रिंसिपल को ही लिखेंगे, ठीक है, एंड मोस्ट हम्बली इन रेस्पेक्टफुली, बहुत सारा फॉर्मेट होता है जो आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। स्कूल का पता तो प्रिंसिपल को मालूम ही है, ठीक है, आपको पूरा पता सही लिखना होता है, जबकि आप डेली उसी स्कूल में जा रहे हैं। तो ऐसी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो आपको करनी होती हैं, जो एक वे है। अगर आप स्कूल में टाई नहीं लगा के जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप कम पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ कस्टम्स और कुछ चीज़ें बनाई गई हैं ताकि डिसेंसी एक रहे। तो यहाँ पर भी वैसे मैथमेटिकल एब्सर्डिटी ना हो जाए, ठीक है, एक मैथमेटिकल रीजनेबल स्टेप लगना चाहिए। तो हम लोग PK स्टेटमेंट लिखेंगे, उसमें क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 अप टू K तक लेंगे। ये n तक था, ये K तक है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, n को हटा देंगे और K लिख देंगे, K प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। पहले n लिखा करते थे, अब उसको जस्ट लेवल का चेंजिंग हो गया, n को हटा के K लिख दिया गया, ठीक है। ये PK स्टेटमेंट लिखा गया। अब हम तीसरा स्टेटमेंट लिखेंगे, PK प्लस 1, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट लिखते हैं। तो देखो इसमें क्या, अब ये जो मेन जो स्टेप है, इसी को हम स्टेप ऑफ इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन यहीं पर होने वाला है, ठीक है, वो कैसे होगा सो देखते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 अप टू K तक तो हम जाएंगे। K नंबर का ईंट गिर चुका है, अब K के बाद वाला ईंट गिराएंगे, ठीक है। तो ये K प्लस 1 वाला आएगा, K के बाद क्या आएगा, K प्लस 1 आएगा, फिर K प्लस 2 आएगा, n तो बहुत आगे जाके आएगा,
ठीक है। k क्या है? k इज ए नंबर लाइंग बिटवीन 1 एंड n। k जो है वो 1 और n के बीच में लाई करने वाला एक नेचुरल नंबर है, तो यहां तक k तक लिखेंगे और k+1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर राइट हैंड साइड में पुट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर k को हटा करके n को हटा के हम k+1 डाल देंगे। जहां जहां n लिखा हुआ है वहां पे क्या पहले k डाल रहे थे, अब यहाँ पर एक टर्म बढ़ के k+1 आ गया, तो जहां जहां पर वो n है वहां हटा के k+1 डाल सकते हैं। तो ऐसा लिख सकेंगे k+1 +1/2। n को हटाया और k यहाँ पर k डाला था, अब लास्ट टर्म कहाँ पे खत्म हो रहा है? k+1 पे हो रहा है, तो जहां जहां पर n लिखा वहां पे k+1 ऐसे करके ले आएंगे। सो ये होना चाहिए, कब होना चाहिए? अगर ये फॉर्मूला ट्रू है तो ये भी ट्रू रहेगा, ठीक है। लेकिन ये तो पता ही नहीं है कि ये ट्रू है, पता कैसे करेंगे? यानी कि हम ऐसा नहीं लिख सकते ये सही था इसलिए ये सही हो गया, ठीक है। ये हमारे एक अजम्पशन है, जो कि हमें फार्मूले में सिर्फ वेरिएबल का लेबल ही तो चेंज किया गया, तो ये दिस इज ऑब्वियसली ट्रू। लेकिन ये यहाँ पर हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेप अप्लाई करेंगे। सो दिस, ये जो हम लिख रहे हैं, दिस इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। दिस इज एक्सपेक्टेड, दिस हैज नॉट बीन प्रूव्ड, ये प्रूव नहीं हुआ है, जस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही होगा। तो हम ये लाएंगे नॉट बाई पुटिंग द वैल्यू रिप्लेसिंग n बाई k+1, के n को k+1 के रिप्लेस करने से नहीं लाएंगे, हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू लाएंगे। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इस एक्सपेक्टेड रिजल्ट को यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, और इसमें हम लोग इंडक्शन का स्टेप लगाएंगे। द थर्ड स्टेप इज द स्टेप ऑफ इंडक्शन, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सम है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस, ये इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट टर्म से लेकर के तक जो है वो इसके बराबर है। एंड इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, जो हमने मान रखा है अभी तक, वो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में हमने ट्रू ले रखा है, ठीक है। फर्स्ट में भी सही रहा और यहाँ पे भी अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये ट्रू है, ये हो गया ट्रू, दिस हैज बीन एज्यूम्ड टू बी ट्रू, ठीक है, जस्ट बिकॉज हमने क्या किया, सिर्फ लेवल चेंज किया। अब यहाँ तक जो हम जानते हैं कि ट्रू है अभी तक, उसी को चलो यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो ये आएगा, इसको हटा देंगे और इसके बदले ये पुट करेंगे। सो k इंटू k+1/2 पुट कर दिया, दिस इज द सम ऑफ 1 to k, और प्लस ये वाला टर्म जो है वो एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे k+1 डाल देते हैं और इसको हम सम करेंगे। तो देखो इन दोनों में k+1 आ रहा है, ठीक है, k+1 दोनों में आ रहा है, तो मैं k+1 कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है। k+1 हो गया कॉमन और यहाँ पर आ गया k/2+1 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप करके देख लीजिए, ये आ जाएगा k+1 इंटू k+2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये 2 है, सो एलसीएम होकर के वो 2 मिलेगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इस यहाँ से मिटा देता हूँ इसको रीअरेंज करते हैं, तो मिलेगा आपको p k+1 जो स्टेटमेंट था, ठीक है, उसमें हम ये देखेंगे कि मैं ये इसको हटा देता हूँ, इक्वल टू लिख देता हूँ, जस्ट इसके बाद मैं इसको लिख रहा हूँ इक्वल टू। तो ये आ गया k+1 इंटू इस k+2 को लिख रहा हूँ, यहाँ पे k+2 है, इसको मैं k+1+1 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वही आ रहा है, जो हम डायरेक्टली पुट करके लाते और जो हम लोगों ने यहाँ तक को अलग लिख लिया और फिर अगला टर्म ऐड करके ला रहे हैं, वो दोनों सेम आ रहा है। दिस इज ऑल्सो ट्रू विच वाज एक्सपेक्टेड, यही तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर n को हटा के k लिखेंगे तो हर जगह n को रिप्लेस करके k लगा देंगे, ठीक है। जब हम n के बदले k+1 यूज करेंगे तो हर जगह k+1 आना चाहिए था, देखो k+1 n के बदले k+1 n के बदले k+1, सो इट इज ट्रू। तो इस तरीके से यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन विदाउट हैविंग एनी प्रायर फॉर्मूला, पहले से आपको कोई इन प्रायर ही आपको कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा है और हम पहले
हम डायरेक्टली क्या करें, उन्हीं स्टेटमेंट्स को यूज करके, इसी स्टेटमेंट को यूज करके इसी को प्रूव कर दिया गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तो कुछ ऐसा है कि ऋतिक रोशन ने कहा कि मेरे पास 6 उंगलियां हैं, ठीक है, इसलिए दुनिया के सारे लोगों के पास 6 उंगलियां हैं, ठीक है, और वो जाके देखता है, जब एक एक आदमी का हाथ चेक करता है तो 6 उंगली निकल रहा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है। वैसे ये यहाँ पे सही नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग इज नॉट वर्किंग, बट इन मैथमेटिक्स, ठीक है, ज़्यादातर टाइम हम देखते हैं कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन वर्क करता है, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n स्क्वायर, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है, ठीक है, यूजिंग सम प्रायर फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला यूज करना है, उसके थ्रू प्रूव करना है। आप ये एपी सम स्पेशल सीक्वेंसेस वगैरह एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है, एपी जीपी और सम स्पेशल सीक्वेंसेस 11th क्लास में इसका दूसरा प्रूफ आप करेंगे, ठीक है। लेकिन उस प्रूफ से पहले आपको कौन सा प्रूफ करना है, ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करते हुए ये प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करवा रहे हैं, और बाद में फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसका अलग से प्रूफ होगा, विच इज लेंदियर, ठीक है। ये बहुत सिंपल है इसको प्रूव करना, लेकिन जब हम उस तरीके से करेंगे तो उस प्रूफ को हो सकता है कि आपको याद करना पड़ जाए, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक आइडेंटिटी से स्टार्ट करेंगे, क्यूबिक आइडेंटिटी से, ठीक है। तो मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूँ। तो मैं पहला स्टेटमेंट लिखता हूँ, P1 स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब इंडक्शन जो है वो काफी क्लेवर कह सकते हो कि एक टेक्निक है, जिसमें कि हम इसी स्टेटमेंट को यूज करके इसी को प्रूव कर देते हैं। पहले आप क्या करते थे, यूजिंग एन एक्सियम वी प्रूव ए थ्योरम, ठीक है। जैसे कि ट्रायंगल में की बात करते हैं, तो ट्रायंगल में आपको मालूम है कि SAS को एक्सियम मान लिया गया है, ठीक है। अगर हम SAS कॉन्ग्रुएंसी को हम एक्सियम मान लेते हैं तो AS, RHS, AAS इन सबको हम थ्योरम मान सकते हैं, ठीक है। इन किसी को प्रूव नहीं किया जा सकता एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है, ये सब अनप्रूव्ड है। लेकिन हम अगर किसी एक को ट्रू मान लेते हैं, जैसे SAS को बाय एजम्पशन ट्रू मान लिया गया है, ठीक है, SAS को अगर हम ट्रू मान लेते हैं, एक्सियम मानते हैं, एक्सियम आर दोज स्टेटमेंट्स विच आर ऑलवेज ट्रू, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, दे आर ऑलवेज ट्रू बट कैन नेवर बी प्रूव्ड, ठीक है। सो यानी कि SAS जो होता है कॉन्ग्रुएंसी, वो एक एक्सियम है, और उसको यूज करके बाकी जो थ्योरम, बाकी को थ्योरम कहते हैं, थ्योरम्स आर दोज व्हिच कैन बी प्रूव्ड, और कोरोलरी होता है जिनको हम थ्योरम्स के थ्रू प्रूव करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो बात ही अलग है, यहाँ पर तो जो स्टेटमेंट दिया गया है उसी स्टेटमेंट को यूज करके उसी को प्रूव कर दिया, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है। तो देखो, अब प्रूव करना कहें या इसको हम रीजनिंग के थ्रू वेरीफाई करना कहें, ठीक है। तो मैथमेटिकल प्रूफ जो होता है उसके कुछ नॉर्म्स हैं, जैसे कि आपके पास कुछ गिवन होता है, ठीक है, और उस गिवन को यूज करके आप प्रूव करते हैं कुछ सर्टेन स्टेटमेंट को, ठीक है। यहाँ पर तो जो गिवन है और उसी को यूज कर रहे हैं और उसी को प्रूव कर दे रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। तो कई लोग इसमें प्रूफ वर्ड यूज नहीं भी करते हैं, ठीक है। अगर देखेंगे आपकी बुक में क्या कहा गया है, बुक में प्रूफ वर्ड यूज किया गया। अगर आप एक्सरसाइज 4.1 यूज निकालते हैं तो प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, P1 स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही नंबर आएगा, पहला आएगा एक ही टर्म में, तो 1 का स्क्वायर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से 1 का स्क्वायर आएगा, और राइट हैंड साइड से n = 1 डाल देंगे। सो 1 × 1 + 1
इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। चेक करते हैं ये कितना आ रहा है, ये 1 इंटू 2 इंटू 2 1 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 6। सो ये 2 3 6 कट करके 1 आ जाएगा। सो दिस इज ट्रू, ये ट्रू हो गया। यानी कि अब हम आगे के स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। हम इसमें 3 चावल निकालते हैं, पहला नंबर वाला चावल, के नंबर वाला और के प्लस 1th वाला, और हम डिक्लेयर करते हैं कि हाँ ये चावल पक गया है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही है, हम लोग पी के स्टेटमेंट लेते हैं, तो हम लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू के स्क्वायर इज इक्वल टू जस्ट रिप्लेस n बाई के। n को हम k से रिप्लेस करेंगे, सो k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ये p के स्टेटमेंट हो गया। अब हम लिखेंगे p के प्लस 1, ठीक है। पूरे में थ्रू आउट यही करना है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें इसके अलावा कोई स्टेप है। p1 निकालना है, p के स्टेटमेंट लिखना है, p के प्लस 1 लिखना है, ठीक है। कितना सिंपल है ये। अगर आप सब कुछ भूल चुके हैं इस चैप्टर में तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, ये 3 स्टेप्स सिर्फ याद रखने हैं कि p1 p के सब कुछ दिया ही होता है, कोई फार्मूला भी याद नहीं करना है, ठीक है। कितना अच्छा है कि आपको कोई फार्मूला भी नहीं याद रखना है, सिर्फ मेमोरी में क्या रखना है कि p1 देखना है, 1 पुट करना है, n को हटा के k डालना है। यहाँ तक तो कोई मैथमेटिक्स नहीं है, 8वीं वाले को देंगे वो भी कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू हम k स्क्वायर तक तो लिखेंगे, लेकिन k प्लस 1 है, यानी कि एक और ज़्यादा टर्म तक हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर ये 50 टर्म्स है तो ये 51 टर्म्स तक लेके चल रहे हैं। तो अगला क्या आएगा, k प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, एक नया टर्म ऐड कर दिया, ठीक है। तो हम राइट हैंड साइड में क्या कर सकते हैं, k को हटा के k प्लस 1 डाल, n को हटा करके k डाला था, अब हम n को हटा के k प्लस 1 डाल देंगे, ठीक है। और जो आएगा दैट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, एंड दैट एक्सपेक्टेशन वी हैव टू प्रूव थ्रू द स्टेप ऑफ इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको मालूम है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है उसका तो सम आपको ऑलरेडी दिया गया है ना, इसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको लिख देंगे, दिस ये इक्वल टू के बाद यहाँ से फॉलो हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ तक के सम को वो लिख देते हैं, k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 और प्लस ये जो एक्स्ट्रा वाला टर्म डाला गया k प्लस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा और बस सब कुछ आ जाएगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, k प्लस 1 दोनों में है तो मैं कॉमन कर रहा हूँ। ऑलवेज फैक्टराइज, आपको क्या करना है, फैक्टराइज करते जाना है। k प्लस 1 मैंने बाहर निकाला और देखो अंदर में क्या आ जाएगा, अंदर में एक k रह जाएगा और यहाँ से 2k प्लस 1 बचेगा, ये k रख दिया, 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 और प्लस यहाँ पर स्क्वायर था तो k प्लस 1 एक बचा रह जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस यहाँ तक को हटा करके पुराना वाला रिजल्ट यूज कर लिया गया। नाउ हम इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म और ऐड करते हैं, k नंबर तक का ईंट गिर चुका है, k प्लस 1 वाला गिरा के नहीं चेक करेंगे, अगर गिर गया तो n वाला भी गिर जाएगा, ठीक है। तो k प्लस 1 वाला हम डाल के देख रहे हैं कि वही वाला फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अगर वही वाला फॉर्मूला का पैटर्न मिल जाता है यानी कि n वाला भी सही है, ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये अननेसेसरी स्टेप्स जो हैं वो मैं यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि हम लोग कुछ कैलकुलेशन कर पाए। इसमें एलसीएम लेना रह गया है, तो k प्लस 1 बाहर में है, नाउ टेक द एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k, ठीक है, प्लस 6k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6,
ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, 6 एलसीएम यहाँ पर बाई 1 कर लेंगे और 6 और 1 का एलसीएम 6 हुआ, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और k प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, इसको लिखेंगे 2k स्क्वायर प्लस 6k प्लस के आ गया 7k प्लस 6, ठीक है, अपॉन 6। अब ये जो टर्म दिख रहा है इसको हम लोग देखो, हम एक्सपेक्टेशन हमारा क्या था, जब n को हटा के हमने k लिखा तो यहाँ k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 आया, तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अगर ये फॉर्मूला सही है तो एक एक्स्ट्रा टर्म डालने से भी वो फॉर्मूला सही रिजल्ट देना चाहिए, तो वो n के बदले हम लोग k प्लस 1 डालेंगे, जहां जहां n है वहां k प्लस 1 डालेंगे। इसमें डालेंगे k प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, यही तो आना चाहिए था। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा k प्लस 1 इंटू के प्लस 2, ये 1 प्लस 1 होके 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2k और 2 1 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये लिखें या ये लिखें, दिस इज एक्सपेक्टेड और दिस इज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट करते हैं। क्या ये आया है तो 6 तो आ गया भाई, ये वाला भी मिल रहा है, इसको हमें फैक्टराइज करके देखना है क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये मिलता है, जस्ट चेक इट। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे k इंटू 2k प्लस, देखो आप चेक करो, तो इसको लिख सकते हैं 2k स्क्वायर, ठीक है, प्लस k इंटू 3k प्लस 2 इंटू 2 4k और प्लस 2 इंटू 3 6। तो आप देख सकते हैं कि ये 2k स्क्वायर ये इक्वल टू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग ये थोड़ा अलग कर रहे हैं। ठीक है, सो 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6, यही तो आ रहा है यहाँ पे, यानी कि इस चीज को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा के लिख देता हूँ। नो, यू शुड राइट इट k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू, आपको तो फैक्टराइज करने का भी जोखिम नहीं उठाना है। ठीक है, ऑलरेडी फैक्टराइज है, आप इसी में डाल के चेक कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यू कैन अप्लाई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 2 जा 12 हो गया। ठीक है, और इसको 4 और 3 में ब्रेक कर देना, 4 3 जा क्या होता है 12 होता है, तो ये 4 और 3 में ब्रेक हो जाएगा और वही चीज मिलेगा। सो k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 ये आ जाएगा, और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। नाउ यू कैन राइट इट एज k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6, which this was expected, so this is also true। यानी कि step of induction is giving the same format of the initial expression, initial जो आपको statement दिया गया था वही फॉर्मेट में यहाँ पे मिल रहा है। जब हम लोग n पर थे तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, जब हम k नंबर पे पहुंचते हैं तो k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1, जब n k प्लस 1 में पहुंचे तो k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, यानी कि आपको ये वही चीज दे रहा है, सो हम ये ट्रू करते हैं। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन इतना ही है। अब इसके अलावा क्या है, इसमें कुछ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अगर एनसीईआरटी बुक को देखें तो एक्सरसाइज 4.1 एक ही एक्सरसाइज, इसमें सारा कुछ प्रोवाइड किया गया है, सारे क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक, ठीक है, ऑल आर ऑफ द सेम टाइप, अप्रोक्सीमेटली सारे में यही काम आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 17 ये सारा वही है। ठीक है, और इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं 19, 20, 21, 22, 23 और 24 ये सारे के सारे, हाँ ये टोटल क्वेश्चन जो हैं इनको भी मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू ही प्रूव करेंगे। लेकिन इसको जब आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तब उसके बाद ही करें तो ठीक है, क्योंकि इन टाइप्स को नीचे लिखने के पीछे कुछ लॉजिक है। ठीक है, उन्होंने बाद में जानबूझ कर दिया है, ठीक है, ताकि
जैसे आप कोई गेम खेलते हैं तो लेवल 1 पहले क्रॉस करते हैं, फिर लेवल 2 में जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये लेवल 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक दे ऑल आर ऑफ सेम टाइप। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में आपको चेंजेस मिल सकते हैं, ठीक है। इवन आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा इस एक्सरसाइज को करने के बाद। तो इस एक्सरसाइज को जरूर करें, सिलेबस में है या नहीं कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है, आपको करना ही है। क्योंकि आप फिर 12th क्लास में कैसे करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो फिर आप क्या करें, वहाँ पर आप बोलेंगे कि नहीं 11th में हमारा हटा दिया गया था क्या ये मैथमेटिकल इंडक्शन, इसलिए हम लोग वो यूज़ नहीं कर सकते। और फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना है तो वहाँ पे भी यूज़ करना है। अगर आपको कोई चीज़ फार्मूला याद नहीं है, ठीक है, या आपको कोई फार्मूला याद आ रहा है लेकिन अच्छे से नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप ये ऐप लगा कर चेक कर सकते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन कैन बी अप्लाइड फॉर एनी फार्मूला। अगर आपको कोई फार्मूला याद है और वो शक हो रहा है कि नहीं ये फार्मूला सही है कि नहीं है, तो आप मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल है मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको क्वेश्चंस करने हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ तक करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थ्रू आउट वही स्टेप है जो आपको रिपीट करना है, ठीक है। मैं इसमें से एक क्वेश्चन करके और दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक सॉल्व एग्जांपल से क्वेश्चन कर रहा हूँ, 1/1 × 2, ठीक है। इसमें एक चीज़ गौर करना है कि 1.2 ये 1 डेसिमल 2 ये होता है। और जब आप देखें यहाँ पर डेसिमल जैसा नीचे दिखाई दे तो इसका मतलब होता है, जब ये नीचे दिखाई दे इसका मतलब होता है 1 × 2, ठीक है। 1.2 मत समझ लेना आप, ये 1 × 2 है, ठीक है। 1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट 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 करते जाएंगे अब टू यहाँ पर दिया गया 1/n × n+1 इज इक्वल टू प्रूव करना है n/n+1, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर है, इसमें कोई भी चेंजेस किए बिना हम लोग करेंगे वही स्टेप। तो पहला स्टेटमेंट P1 स्टेटमेंट होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट में सिर्फ पहला टर्म आएगा तो 1/1 × 2 आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में n की वैल्यू क्या डालेंगे 1, 1/2 1+1 n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे बिकॉज यू हैव ओनली वन टर्म। सो n की वैल्यू क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 1। तो ये दोनों, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, सो ये ट्रू हो गया, ओके। तो हम स्टेटमेंट नंबर 2 में आते हैं। एक बार एग्जाम में कुछ लोग पहले स्टेटमेंट को नहीं करते, ट्रू भी नहीं करते, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। एग्जाम में ऐसा दिया गया था कि पहला जो वहीं पर ट्रू फॉल्स हो जा रहा था, ठीक है। कुछ लोगों को लगा कि पता नहीं क्या है, उन्होंने के वाले में करके लगा दिया, k+1 भी कर दिया, कुछ कर दिया, ठीक है। तो वो गलत हो जाएगा। अगर पहले में ही अगर ट्रू नहीं हो रहा है तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा फिर। तो के स्टेटमेंट देखते हैं, तो ये लिखेंगे 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट 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 अप टू 1/k × k+1 इज इक्वल टू k/k+1, ठीक है। लेवल चेंज वाला स्टेप हमने कर लिया। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे, स्टेप ऑफ इंडक्शन। सो pk+1 स्टेटमेंट ये लगा देते हैं, pk+1 इसमें सेम चीज लिखेंगे 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट 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 हम लिखेंगे प्लस, यहाँ पे प्लस है 1/k × k+1 इंटू नहीं प्लस, इसके बाद क्या होगा, k के बाद एक बढ़ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा k+1 आ जाएगा और यहाँ पे k+1 आएगा यानी कि k+2 आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा। और अगर हम एक्सपेक्टेशन देखें कि इनका सम फार्मूला अगर ये सही प्रूव हो जाता है तो स्टेटमेंट क्या आना चाहिए,
अगर n है तो n बाई एन प्लस वन है, k है तो k बाई के प्लस वन। अगर एक एक्स्ट्रा टर्म ये वाला आ गया है तो उसकी वजह से क्या आना चाहिए, k के बदले आ जाएगा k प्लस वन, k प्लस वन, और यहाँ पर लिखेंगे k प्लस वन प्लस वन, तो ये देगा k प्लस वन अपॉन k प्लस टू। ठीक है, यानी कि दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ये हमें चाहिए। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला ऐसा है तो एक टर्म और आएगा। ठीक है, अगला टर्म इसमें आएगा kth के बाद k प्लस वन टर्म अगर लेंगे तो दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, लेकिन इसको हम अभी प्रूव नहीं किया, हमने यूज किया है। वी हैव नॉट प्रूव्ड इट, वी हैव यूज्ड इट। ठीक है, सो अब हम इसको प्रूव करेंगे। यही चीज आपको याद रखना है कि k प्लस वन अपॉन k प्लस टू आ जाना चाहिए। तो आपको मालूम है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है दिस इज इक्वल टू दैट। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये है, तो इसको आपको करना है क्या, इतना देखने में बस कॉम्प्लिकेटेड है, करना कुछ है नहीं, इसको हटा के वो वाला लिख देना है, k बाई k प्लस वन लिखेंगे, और एक लास्ट वाला जो टर्म हमने जनरेट किया है प्लस वन बाई k प्लस वन इंटू k प्लस टू। ठीक है, सो सिंपल। अब इसमें आपको करना है वन बाई के प्लस वन हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, ये यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, ऑलवेज कॉमन करने की टेंडेंसी में आपको रहना है। ठीक है, k प्लस यहाँ पर वन बाई के प्लस टू आ रहा है। ठीक है, ये लिख दिया गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इवन मिटाने का भी स्टेप चेंज नहीं हो पा रहा है। देखो हर क्वेश्चन में तीसरे स्टेप के बाद अब मुझे मिटाना पड़ रहा है। सो वन बाई के प्लस वन आ गया इंटू, इसको सम करेंगे यहाँ पे k प्लस वन डिनोमिनेटर में, सो k प्लस टू मान लिया गया। तो k प्लस टू इंटू के आ जाएगा k इंटू के प्लस टू, और ये वन इंटू वन वन आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वन बाई के प्लस वन इंटू, ठीक है, ये के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई के प्लस टू। तो ये दिख रहा है k प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ऊपर में। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग वन बाई के प्लस वन इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के प्लस टू। यहाँ से एक होल स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और मिला क्या, k प्लस वन अपॉन k प्लस टू विच वाज एक्सपेक्टेड। हम जानते थे कि यही मिलना चाहिए, लेकिन इसको मैं उस फॉर्म में लिखने देता हूँ विच इज इक्वल टू। अब मैं इसको उसी फॉर्म में लिखता हूँ, दिस इज इक्वल टू k प्लस वन ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई k प्लस वन ब्रैकेट में प्लस वन, वन प्लस वन टू। तो हम देख सकते हैं कि बिल्कुल वही फॉर्मेट मिल रहा है, n के बदले k प्लस वन, n के बदले k प्लस वन। सो इट इज ट्रू, प्रूव्ड। यहाँ पर ट्रू नहीं, प्रूव्ड लिख सकते हैं आप, ये वाला स्टेटमेंट प्रूव्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है जो इनइक्वालिटी बेस्ड है, जिसमें कि आपको इक्वल नहीं प्रूव करना होता है, लेस देन और ग्रेटर देन प्रूव करना होता है। ठीक है, या डिविजिबिलिटी चेक करना होता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी चेक करने का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ यहाँ पे नहीं करना है, वही सेम क्वेश्चन जो है आपको बाइनोमियल थ्योरम में करना होता है। ठीक है, कुछ ऐसे डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.1 में ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं 19 टू ले करके 23 तक, 19 टू 23, इसमें डिविजिबिलिटी चेक करना, मल्टीपल है या डिविजिबल है। ये सेम क्वेश्चन हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में भी देखते हैं और यहाँ पे भी आप करते हैं। ठीक है, सो मैथमेटिकल इंडक्शन इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए। ठीक है, अगर रिमूव हो गया सिलेबस से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको यूज़ करेंगे 12th क्लास में। ठीक है, इवन आप अगर आपके पास अगर 12th की बुक हो तो उसको निकाल के देखोगे तो आप पहचान लोगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ किया गया है।